नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जनजातियां लगभग समाप्त कर दी हैं। जनजातियों की कला संस्कृति, जनजातियों के नृत्य, जनजातियों के पर्व सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं। जैसे हमने एक क्लास संवैधानिक प्रावधान की कर दी थी, आज हम दूसरी क्लास उसकी ले रहे हैं। आज हमारी ये क्लास मतलब संवैधानिक प्रावधान आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी घूमंतु जनजाति बची हैं, विमुक्त और घूमंतु जनजाति, उसकी एक क्लास होगी। जनजाति योजनाएं बची हैं, उसकी एक क्लास होगी, और एक क्लास होगी संग्रहालयों की। इतने में हमारी यूनिट 10 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो लेके आए हैं वो जनजाति प्रावधान की सेकंड क्लास है ये हमारी। इसके अलावा अब हम इसके अलावा एक एक क्लास रोज़ 3 दिन 4 दिन एक एक क्लास अपलोड कर देंगे। इसके बाद हमारी पूरी कंप्लीट यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या इसके पहले जो पढ़ लिए थे, हमने सामाजिक सुरक्षा पढ़ लिए थे, जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है जनजातियों को 17, 23, 24, 25, 2। इसके अलावा आर्थिक में 46, शैक्षणिक में 15, 4, 16, 4, 29, 1 और 350 का ए, ठीक है। हमने और इसके अलावा राजनीतिक सुरक्षा पढ़ लिए थे 114, जिसमें एक मंत्री होता है हमारे यहाँ, 330, 332, 334, 243 डी, 243 टी, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हमारी जो आज की क्लास होगी इसके आगे होगी, और ये 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। इसमें हमारी पूरी तरह से जनजाति प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे कि जो नागालैंड मतलब जो कुछ स्टेट्स हैं हमारे, क्या हैं, कुछ स्टेट्स हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है जनजातियों के कारण। क्या दिया गया है? विशेष प्रावधान है उनके लिए, जनजातियों से संबंधित विशेष प्रावधान है स्टेट्स में। तो वो आर्टिकल हमें याद कैसे रखना है? तो याद कैसे रखना है? नाम, सिमी और अरुणा। कैसे याद रखोगे? नाम सिमी, शिमी और अरुणा। कैसे याद रखोगे? नाम, सिमी और अरुणा। कैसे याद हुआ भैया? देखो, नाम से ना से नागालैंड, बड़ा आ रहा है मतलब आ से असम, माँ से मणिपुर, सिमी से सिक्किम, मिजोरम, और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या याद रख लिया हमें? नाम, सिमी और अरुणा। ना से नागालैंड, 371 का में नागालैंड दिया है, 371 खा में असम दिया हुआ है, 371 गा में मणिपुर से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं, मतलब स्टेट से रिलेटेड प्रावधान है। तो ये हमें याद रखना है। फिर का खा गा और चा छा जा, का खा गा और चा छा जा याद रखना है। फिर चा से सिक्किम, झा से मिजोरम और जा से अरुणाचल प्रदेश। तो आपने क्या याद रख लिया? ना से नागालैंड, आ से असम, माँ से मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। का खा गा छा छा जा, 371 का, 371 खा, 371 गा, 371 चा, 371 झा और 371 जा। तो ये हमें पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे आराम से। बस इतना याद रखना है, का से स्टार्ट हो रहा है, का खा गा और फिर चा छा जा, नाम, सिमी और अरुणा। तो ये हमें आर्टिकल 371 नंबर के आर्टिकल पूरी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं सेवा संबंधी सुरक्षा। समझ रहे हो? सेवा संबंधी मतलब कोई भी सेवा या कोई भी स्टेट में कोई भी सेवा आप दे रहे हो, उससे संबंधित सुरक्षा आपको दी गई है इसमें। किसको? जनजातियों को। तो इसमें हमने जो आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, आप देखते हो कि भैया लोक नियोजन के अवसर प्रोवाइड करवाता है प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि भैया प्रत्येक नागरिक को हम नौकरी देंगे, लोक नियोजन मतलब रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, उसमें कोई भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। कौन कौन से भेदभाव? देखो, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, समान अवसर दिए जाएंगे। राज्य के अधीन किसी नियोजन का पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास, इनके आधार पर कोई भी अपात्र नहीं होगा, कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये आपको क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 16 बोलता है। इसके अलावा देखें आर्टिकल 16(4) का क्या बोलता है? तो आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है कि इसको याद रखना, 77th कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें याद रखना पदोन्नति से संबंधित आरक्षण के प्रावधान किया गया है। किसके लिए? SC ST के मामले में पदोन्नति मतलब उनके जो प्रमोशन होता है उसके लिए आरक्षण प्रदान दिया जाएगा। इसकी सरकार को शक्ति प्रोवाइड की गई है। क्या? किसके तहत? अनुच्छेद 16(4) का के तहत, ए के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 16(4) ए के तहत 77वां संविधान संशोधन ऐड हुआ था, 77th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ। इसके लिए पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखने को मिलता है 16(4) खा।
16(4) खा याद रखना बैकलॉग भर्तियों से रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? बैकलॉग भर्तियां से। जो हम देखते हैं जनरली नोटिफिकेशन में आपको बैकलॉग भर्तियां कुछ देखने को मिलती हैं, तो इसमें ये याद रखना है हमको कि भैया 16(4) खा के दौरान ही 50% से बाहर आरक्षण को बाहर रखा जाएगा बैकलॉग भर्तियों में। मान लो किसी SC ST का वैकेंसी आ रही है, अगर मान लो 50% उनकी पद से, जैसे हम बोलते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% है, जो अभी केस चल भी रहा है हमारे यहाँ, अगर बैकलॉग भर्तियों में इसकी ये 50% का रूल टूट भी रहा है तो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। याद रखना बैकलॉग भर्तियाँ के प्रावधान के लिए 16(4) खा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको अमेंडमेंट देखने को मिलता है आर्टिकल 335। याद रखना आर्टिकल 335 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भैया आपने देखा होगा, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे MPPSC में भी होता है, MPPSC में भी होता है कि SC ST जो होते हैं या OBC होते हैं, ये होते हैं SC ST OBC, इनके लिए कुछ अंकों का प्रावधान होता है, कुछ अंक दिए जाते हैं। मतलब एक हिसाब से आप देखो कि कट ऑफ कम जाता है, इनका जाता है कट ऑफ कम। ये प्रावधान इसी में बोलता है, यही आर्टिकल ये बोलता है कि भैया सेवाओं और पदों को लेकर SC ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके। आर्टिकल 335 यही बोलता है कि कोई भी सेवा हो या कोई भी पद हो, SC ST को बराबरी में लाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने 82 मतलब 82वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 335 में एक शर्त शामिल कर दी। मतलब समझ रहे हो, एक शर्त शामिल की कि भैया राज्य की किसी भी परीक्षा में SC ST के सदस्यों को अंकों में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब आपको समझ में आ गया कि भैया जो हम लोग की जो कट ऑफ कम जा रहा है या SC ST को जो अंक दिए जा रहे हैं, छूट दी जा रही है, वो इसी के तहत दी जा रही है। 335 के तहत कहाँ SC ST का 70 नंबर में हो जा रहा है, जनरल का 80 नंबर में हो रहा है। तो ये यहीं से ये प्रावधान आया है कि भैया कुछ अंकों में उनको छूट प्रोवाइड की जाएगी। कौन से आर्टिकल में? 82वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो अभी तक हम देख चुके कौन कौन से आर्टिकल, 16 देख चुके, 16(4) खा का 335। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ इसके विशेष प्रावधान, विशेष सुरक्षण देखने को मिलती है। विशेष सुरक्षा मतलब कुछ विशेष प्रावधान देखने को मिलते हैं अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। जैसे आप देखते हो आर्टिकल 244 और 245 में आपको जनरली जनजातियों से रिलेटेड प्रावधान देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 244 क्या बोलता है आपको कि भैया अनुसूचित क्षेत्रों, मतलब समझ रहे हो, जो क्षेत्र अनुसूचित हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं जो, उनके लिए प्रशासन से संबंधित बात करता है ये। मतलब उनमें प्रशासन कैसे किया जाएगा, किया जाएगा, ये प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 के तहत 2 अनुसूचियाँ आती हैं, आपने देखा होगा, 5th अनुसूची और 6th अनुसूची। ये हमें याद रखना है, 5th अनुसूची और 6th अनुसूची। ठीक है, क्या याद रखोगे? 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। 5वीं यह निर्धारित क्या करता है? आर्टिकल 244 का याद रखना, निर्धारित करता है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और ST के प्रशासन के लिए लागू होंगे। मतलब आर्टिकल 244 आपसे क्या बोलता है कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, क्या है? जो हमारी 5वीं अनुसूची है, याद रखिएगा, जो हमारी 5वीं अनुसूची है, इसमें किसके बारे में बोला गया है? भैया याद रखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, याद रखना, अणु की नागमणि, अणु याद रख लो, अणु की नागमणि। ये स्टेट जो हैं, समझ रहे हो, ये स्टेट जो हैं, इन स्टेटों को छोड़कर, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, जो 7 बहनें हैं, साइड की पूर्वोत्तर राज्य हैं 7, उनमें से ये 3 राज्य छोड़कर 4 राज्यों की, समझ रहे हो, इनके अलावा जो 4 राज्य हैं, इनसे भिन्न किसी अनुसूचित क्षेत्र या ST के लिए प्रावधान किए गए हैं। समझ रहे हो, आपको ये बोल रहा है ये कि भैया 5वीं अनुसूची आपसे ये बोलती है कि ये जो मैंने बताया कि 7 बहनें हैं, अणु की नागमणि को छोड़ के जो ये 4 स्टेट हैं, 4 स्टेटों के अलावा कोई स्टेट है, 4 स्टेटों के अलावा कोई स्टेट है, उनके लिए अनुसूची 5 प्रावधान करती है। ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके अलावा जो अनुसूची 6 है, जो मैंने बताया ना कि अणु की नागमणि, इन चारों स्टेटों को छोड़ के, इन तीनों के स्टेटों को छोड़ के जो 4 स्टेटों में प्रावधान किया गया है प्रशासन का, वो अनुसूची 6 में किया गया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब आपको एक ट्रिक याद रखना है कि अणु की नागमणि में 5वीं अनुसूची जो है, 4 स्टेट बचे, जो 4 स्टेट हैं उनके प्रावधान को छोड़ के सबके लिए प्रावधान है।
छठवीं अनुसूची में उन 3 स्टेटों को छोड़ के अनु की नागमणि मतलब जो 4 स्टेट है उनके लिए ही प्रावधान है। इसमें इन 4 स्टेट को हटा दिया, इनमें इन 4 स्टेट को ले लिया। तो ये आपको 2 अनुसूची याद रखना है, आर्टिकल 244 के तहत प्रशासन की बात करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भैया 5वीं अनुसूची जो है वो 244(1) मैंने बता दिया, 244(1) में 5वीं है, 244(2) में 6वीं है। तो आप देखोगे 5वीं अनुसूची क्या बोलती है कि भैया अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान करता है। मैंने बता दिया आपसे भैया कौन से 4 स्टेट को छोड़ के, अणु की नागमणि के अलावा 4 स्टेट है, जो असम है, मेघालय है, मिजोरम है और अणु की मिजोरम है और कौन है, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है त्रिपुरा। इन 4 स्टेटों को छोड़ के बाकी 10 स्टेटों के लिए प्रावधान किया गया है। कितने? 10 राज्यों के लिए। कितने राज्यों के लिए? 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान की बात करता है। अब ये स्टेट कैसे याद रखोगे? देखना, याद रखना, पहली चीज़ याद रखना, आप एमपी में रहते हो भैया, कहाँ रहते हो? आप एमपी में रहते हो। अगल बगल कितने स्टेट? पहला स्टेट तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस साइड, गुजरात दिख रहा है, यहाँ राजस्थान भी मिल रहा होगा भैया, ठीक है, यहाँ सीजी भी देखने को मिल रहा है। 4 स्टेट हो गए। नीचे महाराष्ट्र भी देखने को मिल रहा है। तो आपको 10 में से 5 स्टेट तो ये याद हो गए आराम से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, 5 स्टेट याद हो गए। छत्तीसगढ़ के बगल में नीचे आपको उड़ीसा देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? उड़ीसा देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा मिलता है? उड़ीसा देखने को मिलता है। बाकी और कौन सी याद रखना है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में मिलेंगे आपको। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो पहले अलग हुए थे एक दूसरे से, वो साथ में मिलेंगे और एमपी की जगह एक एचपी रख दो। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। इसके अलावा आपने बोला कि भैया उड़ीसा के बगल में झारखंड, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये साथ में ले लो तीनों, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। बाकी बात मैंने इस तरफ बता दिए, 7 हो गए, 8 हो गए। और आपको एक एचपी मिलेगा, सॉरी एक मिलेगा आंध्र प्रदेश और एक मिलेगा तेलंगाना। तो याद हो गए। देखो एमपी के साइड में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, झारखंड सीजी के बगल में उड़ीसा, ठीक है। ये तो कितने 4 स्टेट हो गए। इसके अलावा महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, गुजरात, गुजरात के अलावा राजस्थान जो अगल बगल है 4 एमपी के। फिर एमपी की जगह एक एचपी ले लो और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको स्टेट देखने को मिल जाएंगे। मैंने बताया कि ये अणु की नागमणि के अलावा वो स्टेट नहीं रहेंगे, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। 10 स्टेट रहेंगे, ये हमें याद रखना है। इनके लिए एक सलाहकारी परिषद बनाई जाएगी जो राष्ट्रपति या राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि इसको बनाए, जिसमें कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 3/4 सदस्य विधानसभा में एसटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3/4 मतलब 20 गुणे 3/4, 4 पंचे 20, 5 15 सदस्य विधानसभा में इनका नेतृत्व करेंगे 5वीं अनुसूची के तहत, ठीक है। तो ये हमें चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये हमने पढ़ लिया, हाँ यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपको आर्टिकल्स देखने, कुछ अन्य आर्टिकल हैं जो हमें याद रखना है, थोड़े से और बचे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बना था, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना था एक, तो याद हमें रखना है। एक क्या 2 क्वेश्चन बने थे यहीं से प्रीलिम्स में। अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338 क्या बोलता है कि भैया हमारे यहाँ एक एससी आयोग होगा। क्या होगा? एक अनुसूचित जाति आयोग होगा, जिसकी संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों के रूप में होगी, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा। कौन करता है? ये आर्टिकल 338 बोलता है। आर्टिकल 338 क्या बोलता है कि भैया एक आयोग होगा, एससी आयोग होगा, संरचना होगी 1+1+3, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये हमें याद रखना है। पदावधि 3 साल की होगी, हमने याद रख लिया, 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो आर्टिकल 338 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हम आयोगों में भी पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 338A या का बोलता है, जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। जनजाति आयोग समझ रहे हो, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटी आयोग। 338A ये क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। जो कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 89वां संविधान संशोधन 2003, 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई। इसकी भी सेम संरचना होगी, 1+1+3, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और 3 साल इसका कार्यकाल होगा। तो हमें 338 का याद रखना है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमें 339 नहीं भी रखेंगे चल जाएगा, बाकी ये आर्टिकल हमें जरूर याद रखना है। 341 और 342, 341 और 342 क्या बोलता है? याद रखना। 341 आपसे बोलता है कि भैया किसी भी जाति को, समझ रहे हो, कोई जाति है मान लो, उसको अगर एससी बनाना है,
या एससी के रूप में उसको मान्यता प्रोवाइड करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति है। उसकी मान्यता कौन देगा? राष्ट्रपति है। इसकी शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति की है। जिससे उसको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को राज्यपाल से सलाह लेना पड़ेगा, जिसके लिए राज्यपाल से परामर्श करना होगा कि भैया ये जाति को हम इसमें डाल रहे हैं तो हमें इस चीज़ के लिए आप सलाह दे दो। अगर आपने बोल दिया तो हम इसको अनुसूचित जाति का दर्जा दे देंगे। तो याद रखना है कि एससी के रूप में अधिसूचित किस में कर रहे हैं? 341 में। लेकिन सेम टू सेम 342 में कर रहे हैं एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी के लिए। याद रखना, संसद जोड़ भी सकती है और संसद हटा भी सकती है। मतलब इसको एससी को मतलब एसटी को अगर किसी को दर्जा देना है तो संसद उसको ऐड भी कर सकती है और उसको हटा भी सकती है। तो यह चीज़ हमें याद रखना है। तो 341 में एससी के लिए दर्जा और 342 में एसटी के लिए दर्जा। तो ये चीज़ हमें याद हो गई। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है भैया 366(2)(4) और 366(2)(5). 366(2)(4) बोलता है परिभाषा। क्या याद रखना है? परिभाषा। परिभाषा दी गई है और इसमें ये बोलता है भैया जिसको आपने 341 में एससी माना है, किसको? जिसको आपने 341 में एससी माना है उसको हम एससी बोल देंगे। ये परिभाषा बोलता है। इसी तरह 366(2)(4) में बोल दिया। इसी तरह 366(2)(5) में एसटी के लिए बोल दिया कि भैया जिस तरह आपने 342 में एसटी को एसटी बोला है उसी के तहत हम एसटी को एसटी बोल देंगे। गठन के बारे में मतलब गठन के बारे में जो प्रावधान है उसको परिभाषा दी गई है। ये चीज़ हमें याद रखना है। बस ये हमारे खत्म हो गए पूरे आर्टिकल्स। एकदम बेहतरीन संवैधानिक प्रावधान पूरी तरह से खत्म हो गए। अब थोड़े से और याद रखना है, सीट्स याद रखना है कि लोकसभा की सीट, लोकसभा में एसटी की सीट कितनी है? 47 है। एसटी की सीट कितनी है? 47 है। तो हमें याद रखना है। एससी की सीट कितनी है? तो 84 है। एससी कितनी है? 84 है। तो 47 एसटी और 84 एससी। मध्य प्रदेश में एसटी की सीट 47 मतलब जितनी लोकसभा में उतनी मध्य प्रदेश में अकेली सीट है। एससी में 35, एससी में 35। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब एमपी में एसटी के लिए लोकसभा में मतलब समझ रहे हो, एसटी मध्य प्रदेश से लोकसभा में सीट जो दी गई हैं वो 5 सीट दी गई हैं, 6 सीट दी गई हैं जो लोकसभा में एसटी के लिए वो है। और एससी के लिए 4 सीट दी गई हैं। एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6। पहले तो हमें लोकसभा में एसटी की सीट 47, एससी 84, एसटी मध्य प्रदेश से एसटी 47, एससी की सीट 35 विधानसभा में। ये चीज़ हमें याद रखना है। बाकी लोकसभा में एसटी के लिए मध्य प्रदेश से सीट है वो 6 हैं। लोकसभा में 4 हैं एससी के लिए। कौन कौन सी है भैया? याद रख लो। डॉक्टर DRMBKS, DRMBKS। कैसे याद रखोगे? DR डॉक्टर MBKS, MBBS याद रखना है। तो डी से हो गया अपना कौन सा? धार। डी से धार, ठीक है। डी से धार, आर से रतलाम, एम से मंडला, एम से मंडला, बी से बैतूल, के से हो गया खरगोन और एस से हो गया शहडोल। तो MBKS याद रखना है। डॉक्टर MBKS। 6 सीटें हमारी एसटी के लिए लोकसभा में हैं। 4 सीटें आपको एससी के लिए देखने को मिलती हैं लोकसभा में। कौन कौन सी याद रखना है? याद रखना भैया, टीबी दूँ, टीबी चाहिए तेरे को? टीबी दूँ। तो टी से हो गया टीकमगढ़, बी से हो गया भिंड, डी से हो गया देवास और यू से हो गया उज्जैन। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो भैया ये हो गए हमारे पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधान समाप्त। 2 क्लास में हमने पूरे संवैधानिक प्रावधान खत्म कर लिए। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भैया, लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। मैं जनरली ये बोलता नहीं हूँ लेकिन अब थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग क्लास अच्छे से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।